गुड इवनिंग। आदाब। सत श्री अकाल। खम्मागणी। आप सभी साथियों को एस के यादव का प्रेम भरा नमस्कार। और आज के इस सेशन को कुछ मिनट पहले शुरू करने के पीछे का कारण भी स्पष्ट कर देता हूं। जरूरी था आज आपके अंदर के उत्साह को देखना, आपके अंदर के उत्साह को मेरी ओर से प्रमोट किया जाना। अभी अभी आप लोग आपकी स्क्रीन पर जो मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे थे, यकीन मानिए दिन की शुरुआत जब मैं अपनी संस्थान में, अपने जीवन में ही, संस्थान ही नहीं कहना क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना जीवन बना लिया है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब सुबह की शुरुआत होती है तो उस परमपिता परमात्मा को, उस मौला को, उस अल्लाह को याद करते हुए दिन की शुरुआत की जाती है। और जब जब लगता है कि कोई काम मुश्किल सा महसूस होता है जरा भी, तो मैं पर्सनली ये जो म्यूजिक आप सुन रहे थे, मैं इसका सहारा लेता हूं। और उसके बाद जो अंदर से वाइब्रेशंस आती हैं वो उसी काम को बार बार रिपीट करने पर मजबूर कर देती हैं, क्योंकि इस म्यूजिक के जो चंद शब्द हैं वो शब्द अगर गहराई से सुने जाएं, गहराई से समझे जाएं, तो अपने आप में उत्साह का मूल मंत्र है। इसके वो शब्द जहां कहा गया कि गोताखोर जो है सिंध में बार बार डुबकियां लगाते हैं और खाली हाथ लौट आते हैं, लेकिन ये उनकी जो हार है ये उनके काम में और जोश भर देती है, क्योंकि मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो आया होता है ना। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो एक छोटी सी लाइन, मुझे नहीं पता किस व्यक्ति ने वो लाइन कही थी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार, बार बार अपने आप को घिसते रहना, लगातार हर बार एक नया प्रयास करना, अपने आप में, आपके कार्यों में एक विशेष चमक खुद ब खुद मिल जाएगी। और मैं आज ये स्पेशली बात इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि आज हमारी इस वर्कशॉप का आखिरी दिन है। मैं मानता हूं कि प्रपोजल राइटिंग इतना छोटा प्रोसेस भी नहीं है जितने शॉर्ट टाइम में आपको सिखाया गया, बिकॉज वी आर हैविंग द हेल्प ऑफ एआई। हम एआई की हेल्प से काम कर रहे हैं। अगर ऐसे एआई की हेल्प से मैं प्रपोजल लिखता तो शायद मेरी टीम को, ये किसी भी साथी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि प्रपोजल के लिए कम से कम 7 से 10 दिन का हमें समय चाहिए होगा आपके प्रपोजल को लिखने के लिए। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हम जिनको मना कर देते हैं, सर 5 दिन बाद एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, हम स्पष्ट मना कर देते हैं, नहीं सर नहीं लिखा जाएगा प्रपोजल, प्रपोजल लिखने में ही हमें 7 से 10 दिन लगेंगे। तो अगर एआई के सहारे से प्रपोजल लिखे जाते
तो शायद मुझे महीने में लाखों रुपए के जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो लौटाने नहीं पड़ते। लेकिन जिस कंसेप्ट को हमने जिस तरीके से समझा, एटलीस्ट हम अपने प्रपोजल का जो डायग्राम है, उसका जो चित्रण है, उसको अपने माइंड में जरूर सेट कर चुके हैं कि एक्चुअल में एक प्रपोजल होता कैसा है, उसे कैसे ड्राइव किया जाता है। शब्दों का अंतर है, जो एआई ने हमें लिख के दिए, जो बात एआई कहना चाहता है उसे हम अपने शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। जो बात, जिस विषय पर एआई उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर बात करना चाहता है उसे हम अपने शब्दों में भी बयां कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें आवश्यकता थी एक रूपरेखा समझने की कि एक्चुअल में एक प्रपोजल की रूपरेखा होती क्या है। मानता हूं कि प्रपोजल राइटिंग की जब क्लास होती हैं तो ये जो टॉपिक आपको दिए जाते हैं ना, जैसे बेसलाइन सर्वे, मेन तो हम अगर बेसलाइन सर्वे की बात करें, या हम कल हमने मैंने एक नई चीज आपको पकड़ा दी मूल मंत्र के रूप में कि भाई आरओ जरूर करना, है ना, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन। तो यकीन मानिए दीज आर द लेंदी प्रोसेसेस। ये लेंदी प्रोसेस होते हैं, कम से कम हफ्ते भर का समय चाहिए होता है जब हम किसी पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के लिए आरओ करते हैं। और अगर हम आर&डी कर रहे हैं तो 15 दिन लग जाते हैं हमें, राइट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी के बारे में मैंने कल ज्यादा बातें नहीं की थी, बस मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूं। आर&डी तब हम करते हैं जब हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंक नेम हो, एक खाली नाम है कि यार कोई कंपनी है और वो स्पेयर पार्ट्स बनाती है और कंपनी का नाम है मिंडा। सुना होगा आप लोगों ने भी। अब मिंडा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जानी मानी कंपनी है, पार्ले जी है, छोड़िए सबको, छोड़िए पार्ले जी। कभी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन देखी है आपने? कभी इसका आरएफपी सुना है आपने, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल? हाँ जी। ईच एंड एवरीवन, मुझे बताइए, क्या आपने कभी पार्ले का आरएफपी सुना है कि पार्ले कंपनी सीएसआर दे रही है? क्या उस पर सीएसआर लागू नहीं है? देश की जानी मानी कंपनी है भाई, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, जानी मानी कंपनी है, बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है, नेशनली और इंटरनेशनली भी। तो क्या उस पर सीएसआर लागू नहीं है ना? लेकिन वो आरएफपी नहीं निकालती। ऐसी कंपनी, जैसे हम बात करते हैं रिलैक्सो फुटवियर, हम बात कर रहे हैं आपकी सांघवी ब्रदर्स, हम बात कर रहे हैं आपकी सोमानी, हम बात कर रहे हैं आपकी एचएनजी। ऐसी ऐसी कंपनीज जिनके, हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, जी हां सर, एचएनजी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास, राइट। एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आरएफपी नहीं निकालती। हमें इन्हें डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ता है। हमें सिर्फ नाम पता लगता है कि फलानी कंपनी है। अब उसके लिए प्रपोजल अगर लिखना है तो सर आरओ से काम नहीं चलेगा, फिर आर&डी करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करना और उसके इंटरवेंशन को समझकर फिर अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना। वो पर्टिकुलर कंपनीज किस सेक्टर में काम करती हैं, किस इंटरवेंशन को सपोर्ट करती हैं, किस एरिया में अपना सोशल इंटरवेंशन चलाती हैं, उस एरिया में टीम डेवलप करना, उस पर्टिकुलर सेक्टर पर एक प्रोजेक्ट रेडी करना और फिर उस पर्टिकुलर कंपनी को अप्रोच करना। पीएनजी नहीं निकालती आरएफपी। आरएसपीएल, रोहित सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको आप घड़ी डिटर्जेंट के नाम से जानते होंगे, नहीं निकालती आरएफपी, है ना। एक नहीं सर, हजारों ऐसी कंपनियां हैं, मैं गिना दूंगा आपको टिप वाइज, जो आरएफपी नहीं निकालती, जिनका कहीं आप
किसी पोर्टल पर उनका कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, कोई जो है उनकी वेबसाइट पर कोई लिंक ही नहीं है सीएसआर अप्लाई करने का। बस उन्हें अप्रोच करना पड़ता है, और जब अप्रोच करना होता है तो फिर बात आती है आर&डी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम उस पर रिसर्च करें और फिर उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को हम डेवलप करें। ये एक तरीके की तैयारी होती है। कई बार आर&डी के लिए 3-3 साल लग जाते हैं। ये मैं आपको बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं, प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कई बार आर&डी के लिए 3-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि हमें पर्टिकुलर उस एरिया में काम करना शुरू करना पड़ता है और उस इंटरवेंशन पर शुरू करना पड़ता है जिस इंटरवेंशन पर वो फलानी कंपनी हमें प्रपोजल दे सकती हो, ग्रांट दे सकती हो, उसको सपोर्ट करती हो। 1-2 साल का बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, उसके बाद जाकर फिर उस पर अप्रोच करना पड़ता है उसको। और कई बार ये सीएसआर, ये ग्रांट्स बिना प्रपोजल लिखे मिल जाती हैं। आर यू शॉक्ड? हाँ जी। किस किस को झटका लगा ये सुनकर कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जिनके आरएफपी निकलते हैं, जिनके पोर्टल पर जो है बकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन एप्लीकेशन ली जाती है, उसके बावजूद भी हम इन बड़ी कंपनियों से बिना आरएफपी के, बिना प्रपोजल लिखे, बिना एप्लीकेशन किए इनसे हम ग्रांट ले सकते हैं। कौन कौन इस बात को सुनकर शॉक्ड है? टाइप शॉक्ड, SHOKED, शॉक्ड इन द चैट बॉक्स प्लीज। टाइप SHOKED इन द चैट बॉक्स प्लीज, अगर आपको ये बात हैरान कर गई है कि ये बात सर ने कैसी कही कि भाई कोई आरएफपी नहीं करना, कोई प्रपोजल नहीं लिखना, चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, और वहां से हमें ग्रांट मिल जाती है बिना किसी तैयारी के। ऑलमोस्ट सभी शॉक्ड हैं। एक बार इन्हीं गर्मियों के समय में मेरा हरिद्वार जाना हुआ। आप में से भी काफी लोग गए होंगे, और मैं आपको बता देता हूं, जो सप्तऋषि आश्रम वाला जो मार्ग है, जहां पर भारत माता मंदिर है ना, खिचड़ी वाला आश्रम है, आप भी गए होंगे वहां। भारत माता मंदिर फेमस है वहां पर, राइट? तो भारत माता मंदिर से थोड़ा सा आसपास ही, मतलब अब आप किस तरफ से उस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मात्र 100-200 मीटर के दायरे में वहां पर सरकारी, मतलब सरकारी नहीं, जो है कंक्रीट के बने हुए वॉशरूम्स, जो आम पब्लिक के, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बने होते हैं। अचानक से मैं वहां पार्क कर रहा था अपनी गाड़ी को, मेरी नजर गई जो है उस वॉशरूम पर। वहां बाहर तमाम प्रकार के गंदे, शायद कुछ कपड़े टाइप के कुछ इकट्ठे हुए थे, या पता नहीं कोई गद्दा टाइप का किसी ने मोड़ लपेट के फेंक रखा था। एक तरीके से देखा जाए तो वो नॉन वर्किंग कंडीशन में था। मैं कहा यार देखो, गंगा किनारे ये चीजें बना भी रखी हैं, लेकिन अगर ये चालू नहीं है तो लोग कहाँ जाते होंगे, कैसे? उन्हें जाहिर सी बात है किसी न किसी आश्रम में जाना पड़ता है। और मोस्टली आप देखेंगे वहां के जितने भी आश्रम है ना, सब सब में मंदिर बने हुए हैं। अब यार मंदिर में जाके आप पाखाना और वॉशरूम्स यूज कर रहे हो तो वो भी गलत है। अब मंदिर के बाहर अगर कहीं भी किसी खुले एरिया में बनाए हुए हैं तो वो चालू नहीं है। ये चीज एकदम स्ट्रक करी, और उसको देखते हुए अचानक से मेरी निगाह उसके बोर्ड पर गई, और वो एक स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था गेल का, गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड का बहुत बड़ा प्लांट है, बिल्कुल पास में ही एक जगह है बलदरखा, जो सिरकुल इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आती है। हरिद्वार का ये सिरकुल इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहां पर उनका प्लांट भी अवेलेबल है। मैंने कुछ एक एंगल से उसकी फोटो ली, एक दो लोगों से जानकारी ली आसपास, तो पता लगा यहाँ पर इस टाइप के काफी सारे ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। मैं गया,
मैंने जियो लोकेशन के साथ उनकी फोटोज ली। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद, घूम फिर के आने के बाद, एक दिन, मतलब उस बात को भी शायद 2-3 महीने हो गए थे, मेरे दिमाग से वो चीजें उतर गई थी, मेरे फोन में फोटो पड़ी थी, मैं भूल गया था उस चीज को। एक दिन खाली बैठा था और खुदा ना खास्ता स्क्रॉल करते हुए फोटो मेरी नजरों के सामने आ गई। बस दिमाग घूमा, एक मेल ड्राफ्ट किया और डाल दिया कंपनी को। डाल दिया, उन्हें हकीकत से रूबरू करा दिया कि भाई आपकी ये सेवाएं जो है बिल्कुल निरस्त पड़ी हुई हैं। आप यकीन करेंगे, उस कंपनी की तरफ से, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, मुझे स्पेशली एक कॉल भी आता है, एक मेल भी आता है कि सर अगर आपकी संस्था वहां पर एक्टिवेट हो तो हम चाहते हैं कि इसका पूरा टेंडर हम आपको दे दें और आप इसकी पूरी साफ सफाई की व्यवस्थाएं और बाकी सब चीजों को संचालित करने में आप हेल्प करें। उसके लिए जो भी आपका प्रपोजल या कोटेशन हो वो आप हमें दे दीजिए, क्या खर्चा आएगा। दैट इज द रियल फैक्ट। और ये मेरी बहुत बड़ी बदनसीबी भी थी कि उस एरिया के अंदर मेरी संस्थान एक्टिवेट भी नहीं थी। हालांकि फिर मैंने, क्योंकि मैंने उस समय अपना परिचय नहीं दिया था, क्योंकि जब मैं मेल डालता हूं किसी भी कंपनी को तो द एनजीओ गुरु वाली मेल को यूज करता हूं या महासंघ की मेल को यूज करता हूं। तो वहां की एक लोकल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनकी कोटेशंस मैंने वहां पहुंचवाई। और वो संस्थान आज, इस बात को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी वो संस्थान पिछले 4-4.5 साल से लगातार उस काम को, उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही। ना कोई आरएफपी की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज की, सिर्फ कोटेशन मांगी। बताओ जी खर्चा कितना लगेगा, खर्चा कितना लगेगा, दैट्स इट। और जो भेज दिया उसमें कोई नानुकुर नहीं, कुछ भी नहीं। सारी चीजें हमने व्यवस्थित रूप से डाली थी कि भाई, क्योंकि देखिए होली प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह से लेकर रात तक कंटिन्यू रहेगा। 8-8 घंटे की शिफ्ट बनाकर दी, 3-3 लोगों की हम वहां पर सैलरी उठा रहे हैं, जबकि सैलरी वहां पर एक बंदे को दी जा रही है। ये अंदर की चीजें हैं। जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्ट की बात करेंगे, वो वहां की बातें हैं। वहां 3 बंदों की सैलरी दिखाई जा रही है, एक बंदे को सैलरी दी जा रही है, राइट। और वो सारी चीजें सक्सेसफुली ड्रिवन भी है। जो साथी 2024 में मेरी वर्कशॉप्स में जुड़े होंगे, मेरी क्लासेस में जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा, मैंने ये किस्सा एक बार पहले भी शेयर किया था उनके साथ। तो प्रपोजल इज नॉट द टफेस्ट थिंग। ये टफ दिखाई जाती है, आपको बताई जाती है। ऐसे ही हमारी एक संस्थान, जो कि, क्योंकि महासंघ को चलाते हुए काफी समय हो गया और मैं लोकल एरिया के अंदर जो हमारी एनजीओज होती हैं, मैं बिल्कुल भी थोड़ा सा बच के चलता हूँ। कुछ लोग हैं संपर्क में जिनके कार्यक्रमों में मुझे जाना पड़ता है, सर आप मंच संभाल लीजिए, आज डीसी साहब आने वाले हैं, तो इवन देन जो होस्टिंग का कार्यक्रम है वो मुझे संभालना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इस वजह से अलग सा हो गया था। एक संस्थान ने हमें कांटेक्ट किया, सज्जन सेवा संघ, आप सब लोग जानते भी होंगे, महासंघ के मेंबर भी रहे हैं, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड और शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान। तो संपर्क किया, क्लासेस में एक आधी क्लास में वो जुड़े होंगे, फिर एक बार ऑफिस पर आना हुआ, उन्होंने पूछा सर क्या क्या काम हो सकते हैं। मैं कहा भाई तमाम काम पड़े हैं, काम की कोई कमी थोड़े है, काम की कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ काम करने वाले व्यक्ति की और काम करने वाले व्यक्तित्व की, कि यार हमें वाकई में समाज सेवा करनी है। जहां हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे कि हमें पैसा लेना है ग्रांट का, सर वो पैसा काम करने के लिए मिलता है। सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो, ठीक है। तो जिसकी काम करने की नीयत है, समाज सेवा करने की नीयत है, उसके लिए पैसे, मगर काम की कोई कमी नहीं है। सर आप बताओ क्या करूं। मैं कहा यार इतने सारे पिल्लर पड़े हैं मेट्रो के, लगा नगर पालिका को देकर एक डाल एप्लीकेशन, नहीं सुनवाई करे तो डीसी को डाल, डीसी को ना सुनवाई करे तो जो है अपने एमपी महोदय को लिख। और आप यकीन करेंगे, कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। नगर पालिका को एक लेटर दिया, नगर पालिका ने उसके जवाब में सिर्फ इतना कहा, बताओ जी पर पिलर का आप क्या चार्ज लोगे, और आप जब भी कभी मौका लगे भादुगढ़ आप आए तो आप चेक करना, यहाँ के मेट्रो पिलर्स पर उसी संस्थान के द्वारा की गई कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी।
काम, सीएसआर या ग्रांट कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते हमारी काम करने की नीयत होनी चाहिए, बशर्ते हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सॉलिड होना चाहिए। मैं अभी अभी रिसेंटली जब ग्रुप का लिंक डाला तो मेरे पास एक साथी जो है मैसेज कर रहे थे अपना होमवर्क। देखिए, बताना इसलिए जरूरी है, मैं चाहता नहीं था कि मैं नाम रिवेल करूं, लेकिन रिवेल करना जरूरी है। हमें गलती पता नहीं होगी तो सर हम बेटर नहीं कर पाएंगे। नाम है वान्या फाउंडेशन। आपका होमवर्क मुझे कुछ पार्ट्स में प्रोवाइड हुआ। इस होमवर्क को जब मैं नोट कर रहा था, चेक कर रहा था, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू, लेट मी शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। कुछ चीजें हैं जहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है, और बिल्कुल है। और ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल घबराने की, संकोच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। अरे, गलती नहीं करेंगे तो गलतियां ठीक कैसे होंगी? गलती करेंगे नहीं तो गलतियां ठीक कैसे होंगी? इसमें कोई बुराई नहीं। मैं कई बार टाइपो मिस्टेक कर देता हूं, कई बार बहुत सारी जगह गलतियां मैं खुद भी कर देता हूं। तो अपने महासंघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं, माननीय प्रदीप जी, मैं वो मुझे मैं उनसे कहता हूँ, दादा यार मैंने गलती कर दी। तो अध्यक्ष महोदय पता है क्या कहते हैं? सर आप काम करना बंद कर दो, महासंघ के लिए, संस्थाओं के लिए काम करना बंद कर दो, बिल्कुल एकदम गलती होगी ही नहीं। आप समझे? काम कर रहे हैं तो गलती होना स्वाभाविक है, कोई बुराई नहीं है। राइट। अब यहां देखिएगा, मैं ज्यादा डिपेंड डाउन नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ शुरुआती स्टेज में आपको यहां पर बता रहा हूं। इसमें पूरा एआई वाला लगा क्या? नहीं, इसमें आपका तो मैम कंप्लीट एआई वाला ही था, बेसलाइन सर्वे है ही नहीं। यहां भी ये जो मैं बता रहा हूं, यहां पर देखिए, ग्राम पंचायत देवरिया के अंदर, ठीक है, ब्लॉक बिस्वान में आप काम कर रहे हैं। मैं दक्षिण पूर्व गांव के बारे में, ग्राम पंचायत देवरिया, आ, ये लोकेशन कहाँ की है मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा। क्या देवरिया उत्तर प्रदेश की बात हो रही है? क्या देवरिया उत्तर प्रदेश की बात हो रही है? देखिए, ये आपसे क्या कह रहा है, कितनी लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट हैं, आपका अनुमान भी चलेगा। मतलब आपने इसको एग्जैक्ट डाटाबेस दिया ही नहीं। भाई, आपने अगर जो है बेसलाइन सर्वे किया होता तो आप इसे बताते ना, भाई हमारे ग्राम पंचायत के अंदर इतने घर हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? कितने अप्रोक्सीमेट घर हैं गांव में? समझिए, यानी कि ये बेसलाइन सर्वे जो है वो रियलिटी में कंडक्ट नहीं हुआ है। ये सिर्फ एआई से प्रोजेक्ट ड्रिवन करवाने के लिए दी गई कमांड का नतीजा है। कितनी लड़कियां स्कूल ड्रॉप आउट हैं, आपका अनुमान भी चलेगा। यानी कि आप अनुमान बता दो, हम उसको भाई देखो, एआई का तो काम है, आप जो कहोगे वो लिख के दे देगा। आप कहोगे 800 लड़कियां तो 800 लिख देगा, आप कहोगे 50 घर है तो 50 लिख देगा। राइट। क्या गांव में कोई कम्युनिटी हॉल है जहां आप सेंटर चलाना चाहेंगे? सेंटर का प्रपोज एड्रेस अगर पता हो तो दो, प्रॉब्लम की डिटेल, ड्रॉप आउट लड़कियों के बारे में। मतलब बेसलाइन सर्वे तो दिया ही नहीं गया है कहीं भी। देर इज नो बेसलाइन सर्वे गिवन टू एआई। एम आई राइट? जो भी साथी हैं जिनका भी ये होमवर्क के रूप में इन्हें मुझे शेयर किया था, काइंडली कंफर्म मी, काइंडली कंफर्म मी, क्या मैं सही हूं? कोई बेसलाइन सर्वे रियल में नहीं हुआ। देखिए, मैं बड़ी प्यारी चीज बताता हूं सर, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए सर, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए, जब तक आप मुझे रियलिटी नहीं बताएंगे, जब तक आप सच नहीं बताएंगे, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप समझिए, आप समझिए, एक डॉक्टर भी आपको देवा लिया है, सीतापुर जिला, सीतापुर उत्तर प्रदेश की, लेकिन
बेसलाइन सर्वे रियल नहीं दिया गया ना, इसको मैं इस बात को पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात को पूछना चाह रहा हूं कि इसे बेसलाइन सर्वे, देखिए आपको यही नहीं पता इसने लिखा क्या है। आप देवालिया लिख रहे हैं और ये देवरिया लिख रहा है। मैंने तो देवरिया सुनते ही तुरंत उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है उसके बारे में सोचा, क्योंकि वहां के जो सांसद महोदय मेरे मित्र हैं। ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो एकदम वहां इंडिकेट हुआ ना, देवरिया लिखा देखा मैंने यहाँ पर। स्पेलिंग आपकी, आपको मैच करना चाहिए था, आपने इसको क्या लिख कर दिया है। वहां के जो सांसद हैं देवरिया के, शशांक मणि जी, ठीक है, वो काफी अच्छे मित्र हैं। तो आप क्या कमांड दे रहे हैं, आपने नोट नहीं किया ये लिख क्या रहा है आपको, देवलिया को इसने देवरिया कैसे कर दिया, है ना। और ये कह रहा है कंफर्म, है ना, कितने बच्चे हैं। ये प्रपोजल नहीं है। अगर आप इस चीज को कहीं भी इंडिकेट कर दोगे या इसके बिहाफ पर, इन रिजल्ट्स के बिहाफ पर अगर आप प्रपोजल लिखने बैठोगे तो उसमें चीजें सर्टेन तो आनी नहीं। मैं यहाँ पर दो ही चीज पूछना चाहूंगा। देवकलिया, है ना, तो देवकलिया नहीं है जी, यहाँ पर देखिए ये देवरिया लिखा हुआ है। खैर जो भी है, मैंने आपसे कहा कि बेसिक सी दो तीन चीजें हैं। यार डॉक्यूमेंट आपके पास है, पहली चीज डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है, डॉक्यूमेंट हो गए। एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट की 3 वीडियो दे रखी हैं यार, कितना समय लगता, कितना समय लगता है उसे देखने में। मैं कह रहा हूं, अरे एक एक घंटे की होंगी तो 3 घंटे लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन लगा दो, 2 दिन लगा दो, 3 दिन लगा लो, उस 3 दिन में अपना एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट प्रोफेशनल बना लो यार, क्या बुराई है। और तीसरा रहेगा बेसलाइन सर्वे। सर देखो, ग्राउंड पे जाओगे नहीं और सिर्फ किताबों में या ख्याली पुलावों में अगर आप प्रपोजल लिख रहे हो तो वो प्रपोजल पास होगा ही नहीं, चाहे आप किसी से लिखवा ले, चाहे आप किसी से भी लिखवा कर ले आना, ख्याली प्रपोजल पास नहीं होते। ये चीज नोट डाउन कर लो, आज गांठ मार लो, ख्याली प्रपोजल पास नहीं होंगे। आप एक लगाना चाहे 100 लगाना। बेसलाइन सर्वे, एक साथी कह रहे थे ना सर कि उस कंडीशन में तो हमारा बेसलाइन सर्वे सारा बेकार हो गया। बिल्कुल सर, कई बार बेसलाइन सर्वे किए जाते हैं और बेकार हो जाते हैं, वो क्या करें। फंडिंग एजेंसी को नहीं आया प्रपोजल हमारा समझ में, लेकिन बेसलाइन सर्वे कभी बेकार नहीं जाता, पता है आपको। अरे वो बेसलाइन सर्वे आपने कर रखा है ना, डाटाबेस आपके पास है ना, आज नहीं तो कल कोई फंडिंग एजेंसी आएगी जो पर्टिकुलर इंटरवेंशन को सपोर्ट कर रही होगी, तब उठाकर लगा देना प्रपोजल अपना। बेसलाइन सर्वे गलत कहां गया। बेसलाइन सर्वे ने तो आपको कम्युनिटी के साथ जोड़ के रख दिया। आप जिन लोगों से मिलकर आए हो, जिनसे बात करके आए, उन लोगों को तो पता लगा एक संस्था है जो हमारे बारे में सोच रही है। बेसलाइन सर्वे तो आपको आपके जो है प्रोजेक्ट एरिया से कनेक्ट कर रही है सर। बेसलाइन सर्वे कभी गलत नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता है। ये क्लियर हुआ। हाँ जी, टाइप CLR इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से टाइप CLR इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, दो तीन चीजें बेसिक सी कही हैं मैंने, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखो। आपका जो एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट है, देखिए मेन वही है। प्रपोजल भी तभी लिख पाएगा एआई आपके लिए बेहतर जब आपको उस काम के बारे में अनुभव होगा, और अनुभव कहां लिखा होगा, आपकी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट में। और कैसा लिखा होगा, प्रोफेशनल तरीके से। आपने सिर्फ वहां मेंशन कर दिया कि हमारी संस्था ने 50 प्रोग्राम ऐसे कर रखे हैं, सर उतनी सी लाइन से कुछ नहीं लिख पाएगा, उतनी सी लाइन से ये कुछ नहीं लिख पाएगा। जब एक प्रोफेशनल तरीके से एक्टिविटी को ड्रिवन किया गया, कल मैंने पूछा था, मैंने बताया भी था डिटेल रूप में कि हमने एक्टिविटी क्यों करी, कहां करी, किस लिए करी, किसके साथ करी, कितने लोग उपस्थित हुए, कितने को फायदा मिला, कौन कौन आया, किसने क्या कहा। जब तक ये सारी चीज एक एक्टिविटी के बारे में ना बताई जाए तब तक वो एक्टिविटी प्रोफेशनल रूप से ड्रिवन नहीं होती। और जहां आपने अपनी एक्टिविटी के बारे में इतना डिटेल के अंदर बता दिया तो समझो आपका एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो प्रोफेशनल बन गया।
और जब इतनी बातें एआई को पता लग गई तो उसे यही पता लग गया आपने एरिया, कौन से एरिया में कहां कहां किस एरिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रखी है, तो वो आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट निकाल कर लेकर आएगा प्रपोजल राइटिंग में। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? मोहम्मद आमिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हैंड रेस किया है आपने, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। हाय सर, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। awesome। गुड इवनिंग जी। सर ये बोल रहे थे जैसे एनुअल एक्टिविटी आपने बोला कि बनाया जाएगा, उसी बेस पे हम मतलब चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक वगैरह रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर हमारे जैसे नई एनजीओ है, अभी लास्ट में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो अभी 2 जून का था, जिसे हम लोग के लिए 5 जून कर दिया गया है। तो हमारे पास एनुअल एक्टिविटी वैसा है ही नहीं कि हम उस सेक्टर में वर्क कर सके, तो कैसा होगा सर सर अगर कितने हमारी कितना एनजीओ? समय हुआ संस्था को रजिस्टर हुए? 6-7 महीना हुआ सर। 6-7 महीने हुए हैं सर। तो 6-7 हाँ महीने में आपने 7 एक्टिविटी तो की होंगी ना? हाँ, तो सर वो जैसे हमारा अगर देखा जाए तो हमारा एजुकेशन प्रोजेक्ट में वर्क है, या फिर हम लोगों ने औरतों को राशन किट जैसे दिया है, ब्लैंकेट दिया है, ये सब हम्म। हमारे एक्टिविटी है। ये तो हाँ हमारे प्रोजेक्ट तो है नहीं, आपने बताया देखिए था। सर, सबसे तो पहले ना हम एक लोग चीज कर को सकते हैं। समझिए मोहम्मद आमिर जी, सबसे पहले एक चीज को समझिए, बड़ी बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक संस्था को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने का मतलब है एक नॉर्मल सी एक्टिविटी रिपोर्ट दिखाने के लिए, और उस नॉर्मल सी एक्टिविटी रिपोर्ट पर एक नॉर्मल सी ऑडिट फाइल करने के लिए एक संस्था को कितनी एक्टिविटी करनी पड़ती है और कितने प्रोग्राम करने पड़ते, पहले इस बेसिक सी चीज को समझ लीजिए। सबसे पहला, एक संस्था को वीकली एक्टिविटी करना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। वीकली इन द सेंस हर संडे को एक एक्टिविटी कर दो, जो भी आपके दिन फ्री होता है आपके पास, वीकली एक्टिविटी होनी चाहिए, पहली चीज। मंथली एक प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम किसे कहते हैं हम? देखिए, हमारे 4 मेंबर गए कहीं भी खड़े होकर शरबत बांटकर आ गए, एक्टिविटी है। हमारे 4 मेंबर गए कहीं भी जो है मास्क बांटकर आ गए, एक्टिविटी है। हमारे कहीं भी मेंबर कहीं चले गए, वहां पर सफाई अभियान चलाकर आ गए, एक्टिविटी है। हमारे मेंबर 4 जगह इकट्ठे हो गए, वहां पर जाकर जो है पोखर नदी तालाब को साफ करके आ गए, एक्टिविटी है। लेकिन जहां हमने अपने मेंबर्स को बुला लिया हो और ऑडियंस को बुला लिया हो कि आओ हम ये काम कर रहे हैं, इसे देखो, चाहे हम उसमें कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, चाहे हम उसमें कोई अवेयरनेस कैंप दे रहे हो, किसी भी चीज पर हम परिचर्चा कर रहे हो, हमने जहां लोगों को अपने पास इनवाइट किया हो, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। और ये महीने में एक जरूरी है, मंथली ऐसा एक प्रोग्राम जरूरी है अगर संस्था को गेट ग्रांट रेडी बनाना है तो। गेट ग्रांट रेडी की वर्कशॉप में मैंने बिल्कुल जिक्र किया था इस बात के बारे में कि जब तक आपकी संस्थान, मैं माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। मेरे पास एक और साथी का होमवर्क आता है, हमारे बीच में है वो साथी, मुझे नहीं पता संस्था का नाम क्या है, लेकिन शायद मैं एक बार संस्था का नाम भी ढूंढ के आपको बता देता हूं। साइनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, साइनर्जी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ इस वर्कशॉप में भी शायद मौजूद होंगे वो, ठीक है, आई थिंक सो, नहीं है, हैं शायद, हैं जी, ठीक है। अब उनके साथ क्या समस्या है, उनका मैंने काफी बार नोट किया, उनकी एक पर्टिकुलर एक टैगलाइन है, एक पर्टिकुलर एक वर्क है जो उनका बायोगैस या जो है जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, उन पर बेस्ड है, उन पर फोकस्ड वर्क है उनका, समझिएगा, ठीक है। अब देखिए सर, या तो हम बैकएंड पर इतने सॉलिड हो, देखिए उनके अच्छे काम चल रहे हैं, वो बायोगैस प्लांट्स लगाकर आते हैं, लोगों को गांव में देते भी हैं, सरकार से योजनाएं दिलवाते हैं, चाहे वो उनकी क्या नाम है, ये जो टॉप रूफ जो लगते हैं हमारे सोलर प्लांट्स वगैरह, वो लगवाते हैं, उसकी ग्रांट्स वगैरह भी दिलवाते हैं लोगों को, उसकी छूट भी, सब्सिडी वगैरह भी दिलवाते हैं। तो उनका काम एक रूटीन में चल रहा है, राइट। क्योंकि जब हम कोई चीज करने जाते हैं वो कॉस्ट टू सर्विस ले रहे हैं वहां पर। सर मैं गलत तो नहीं हूं, यहाँ पर साइनर्जी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैं नाम ले रहा हूं, अगर वो यहाँ पर मौजूद हो तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर सर मुझे कंफर्म कीजिएगा। आप जो सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर कॉस्ट टू सर्विस ले रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, नंद कुमार पाटिल जी, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। तो एक बैकएंड चल रहा है उनका, इधर से आ रहा है इधर खर्च हो रहा है, इधर से आ रहा है इधर खर्च हो रहा है, एक सर्कल बना हुआ है आने का।
समझिए, अब ऐसी एक संस्थान में और उदाहरण देता हूं, हमारे बीच में एनकेएडब्ल्यू फाउंडेशन, जो सिर्फ और सिर्फ पेट्स पर वर्क करती हैं। पर समस्या क्या है, साइनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनकी सर्विस ऐसी है जहां पर इनकम जनरेट हो रही है और वो इनकम चैरिटी वर्क में लगती जा रही है, एक सर्कल बन गया है। अगर उन्हें ग्रांट मिल गई तो ठीक, ग्रांट मिल गई तो ठीक, नहीं तो वो चल रहे हैं, वो सस्टेनेबल हैं। लेकिन जब हम एनकेडब्ल्यू फाउंडेशन की बात करते हैं, उनका काम है जो पेट्स हैं, जो डॉग्स हैं, उनके लिए वर्क करना, समझिएगा। अब वहां पर उनकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो इनकम जनरेशन हो, जहां से पैसा आ सके। यहां तो अगर एक कॉल भी आ गया ना उनके पास, जी वो एक बच्चा देखा हमने घायल अवस्था में पड़ा हुआ है रोड पर, अब मैडम को जाना पड़ेगा वहां से, उस घायल जो है बच्चे को उठाना पड़ेगा, बच्चा इन द सेंस जो पेट है, जो कुत्ता बिल्ली जो भी है, ठीक है, उसको उठाना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा, जेब से लगाना पड़ेगा। इवन देन सामने वाला जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो 10 रुपए नहीं देता है कि चलो जी आप मेरे फोन करने पर आगे, एक काम करो 10 रुपए मेरी तरफ से रखो, इलाज में काम आएंगे। एनकेडब्ल्यू फाउंडेशन गलत तो नहीं कह रहा? काइंडली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स प्लीज, काइंडली कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। सही कह रहा हूं? थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अब समझिए, यहां पर दो संस्थाएं हैं एक जैसी हैं, जिनका एक प्राइम फोकस है। एक हमारे नंद कुमार पाटिल जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क कर रहे हैं, एक हमारी मैम है एनकेडब्ल्यू फाउंडेशन से, जो पेट्स पर वर्क कर रही हैं। दोनों प्राइम फोकस्ड एनजीओ हैं, जो अपने सेक्टर, अपने प्राइम इंटरवेंशन से हटकर कोई और काम नहीं करती हैं, राइट। लेकिन एक के साथ फंड की समस्या हमेशा है, और एक नॉर्मल रूप से अपनी संस्था को चला रहे हैं। अगर फंड आ गई तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और वो प्रयासरत हैं। हम देखिए इस क्लास के अंदर ऑब्वियस सी बात है, प्रयासरत हैं कि हम अच्छा कुछ कर सकें, अच्छा कुछ ग्रांट ले सकें। लेकिन सर एक बात बता रहा हूं, जितनी भी नई संस्थाएं हैं, आप एक नई संस्था है, सवाल आपका था इसलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से कनेक्ट कर रहा हूं। जितने भी नई संस्थाएं हैं, मेरा उनसे आग्रह है, ये बिल्कुल हाथ जोड़कर आग्रह है, सर अभी तक आपने अपना प्राइम इंटरवेंशन फोकस जो है वो तय नहीं किया है, तो आज से ही अपना सोशल कैलेंडर बना लो। कोई बात नहीं, हालांकि सोशल कैलेंडर जनवरी में बनना स्टार्ट हो जाता है, और मार्च 15 तक आपका सोशल कैलेंडर रेडी हो जाना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। पर कोई दिक्कत नहीं सर, आप 1 जुलाई का बना लो ना, कि हम 1 जुलाई से फला 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 काम, फला फला दिन करने वाले हैं। जब आपके पास आपकी एक्टिविटीज सोशल कैलेंडर से अलाइन हो जाएंगी, तो आप 8 मार्च को महिला दिवस भी मना रहे होंगे, राइट। आप 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मना रहे होंगे, आप अंबेडकर जयंती भी मना रहे होंगे, आप जो है अर्थ डे भी मना रहे होंगे। अब अर्थ डे की भी ग्रांट आती है, अंबेडकर फाउंडेशन की भी ग्रांट आती है जयंती मनाने के लिए, महिला आयोग की भी ग्रांट आती है, राइट। पर्यावरण दिवस पर यानी कि प्लांटेशन वाली भी ग्रांट आती है। तो आपके पास मल्टी सेक्टर हो गया ना। एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट के भरोसे बैठने से अच्छा है ना, कि हम कम से कम 4 जगह हाथ पैर मार सकें। और करना कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। जब जनवरी के अंदर रोड सेफ्टी वीक बनाया जाता है, मेरे ख्याल से 8 जनवरी से या 12 जनवरी से कुछ मनाया जाता है, अरे वो पूरा वीक आपको रोड सेफ्टी पर एडवोकेसी वर्क, और स्कूलों में जागरूकता शिविर, रोड पर अपने वॉलंटियर्स को खड़ा करना ट्रैफिक एम्प्लॉयज के साथ या ट्रैफिक इंचार्ज के साथ, है ना, यही सब तो कुछ करना है। बस उस एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा, जब आप मुझसे कनेक्टेड हो तो प्रोफेशनल मैं आपको बना ही दूंगा। अगर आपने सोशल कैलेंडर आज बना लिया है, सर 8 मार्च तो निकल चुका ना, अब अगली बार जो 8 मार्च आएगा, आपकी संस्था ने काम कराया नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन 8 मार्च को जब प्रोग्राम करो तो पिछली कोई भी गाइडलाइन उठा लेना। किसकी? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, महिला आयोग वाली, जो ग्रांट निकालती है महिला आयोग, सेमिनार वेमिनार वर्कशॉप वाली, उस ग्रांट की आरएफपी को उठा लेना, उस गाइडलाइन को उठा लेना, उसमें देख लेना कि उसने किस प्रकार से कहा है प्रोग्राम करने के लिए। बस 8 मार्च को जब अपना प्रोग्राम करो तो वैसे वैसे कर लेना। जब आप नेक्स्ट टाइम अगली साल जब उस ग्रांट के लिए आप अप्लाई करने जाओगे ना, अपना बैकग्राउंड दिखा के कि जी हम पहले से महिला
जागरूकता पर, महिला सशक्तिकरण पर काम करते आ रहे हैं, जब अपना एक्सपीरियंस आप वहां पर दिखाओगे तो आपके प्रोग्राम की रूपरेखा देखकर वो फंडिंग एजेंसी कही यार इसने तो बिल्कुल वैसे वैसे प्रोग्राम कर रखे जैसे जैसे हम चाहते हैं, जिस वे में हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम काम को चाहते हैं उस तरीके से तो इसने खुद ही कर रखा है। इसको प्रायोरिटी तो यार अनुभवी लग रहा है। हाँ जी, मॉर्थ की ग्रांट आती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड सेफ्टी की, है ना, मॉर्थ की ग्रांट आती है रोड सेफ्टी वाली। आपने अगर पहले से ही सारे कार्यक्रम वैसे वैसे कर रखे हैं, उसमें कहा गया है ना चश्मे बांटने होते हैं, जो अपने कमर्शियल ड्राइवर होते हैं उनको चश्मे बांटने होते हैं, कमर्शियल ड्राइवरों की आंखों का जो है आपको चेकअप कराना होता है, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। यार इस टाइप के कार्यक्रम आप पहले से ही कर लो अपने उसमें। जब आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल में लिखा होगा कि हम पिछले 3 साल से अपनी 3 साल का एक्टिविटी रिपोर्ट मांगते हैं ना, उसमें लिखा होगा हमारे 3 साल से जब हम अपनी फलानी एक्टिविटी करते हैं तो हम इतने लोगों को हम चश्मा बांट चुके हैं, अभी तक इतने लोगों को हम हेलमेट बांट चुके हैं, इतने लोगों को हम ये कर चुके। यार फंडिंग एजेंसी का दिमाग वैसे ही चकरा जाएगा यार, इसने तो वैसे वैसे काम कर रखा है जैसा हम चाहते थे। एक्सपीरियंस बंदा है, अनुभवी है, इसकी टीम का अनुभव है काम को करने का, इसे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक नई फंडिंग एजेंसी को, एक सॉरी नई इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को तो बताने की जरूरत भी पड़ेगी, भाई प्रोग्राम ऐसा करना, उसमें हेलमेट भी बांटने हैं, बेनिफिशियरी ढंग से दिखाना, ऐसा ना हो कि अपने अपने मेंबरों को बांट दो, सारी चीजें कहनी पड़ती हैं। अरे यहां तो इस व्यक्ति ने पहले से कर रखा है, इसे तो अनुभव है। बल्ब ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, टाइप ईच एंड एवरी वन बल्ब ऑन इन द चैट बॉक्स प्लीज। एक मिनिस्ट्री, एक फंडिंग एजेंसी के भरोसे बैठे रहोगे सर तो भूखे ही बैठे रहोगे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि मैडम आप पेट्स को भगा दो वहां से, मैं नहीं कह रहा कि सर अपना जो बेसिक काम है आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला उसको बंद कर दो, नहीं, उसको चलने दीजिए। अरे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो अलाइन करनी पड़ जाएंगी ना आपको, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, संस्था को काम तो करने ही होते हैं, एक्टिविटीज तो करनी है, इसीलिए तो संस्था बनी हुई है। डिड यू गॉट इट? हाँ जी, पता लगा मैं किस बिहाफ पर बात करने जा रहा हूं, किस बिहाफ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स तो आपके सर डाल दी कि भाई हमें, हमारे पास एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट, हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, एनुअल हमारा जो एनजीओ प्रोफाइल है वो होना चाहिए, हमारी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट प्रोफेशनल होनी चाहिए, तो रिजल्ट प्रोफेशनल मिलेगा आपको। उसकी कमी मुझे यहां पर अभी तक मैं अगर देखूं तो ऑलमोस्ट सभी एनजीओ में दिख रही है। प्रोफेशनल एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट की कमी मुझे यहां पर हर एक एनजीओ में दिख रही है, क्योंकि आप में से कुछ साथी जब मेरे साथ रिजल्ट शेयर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट वो चीजें ड्राइवन होकर निकल कर नहीं आ पा रही हैं, राइट। प्रोफेशनल एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट मैंडेटरी मान लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए सर। 2 दिन लगेंगे, अरे 3 दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगा लोगे, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, बना लो। 3 वीडियो हैं, उन्हें देख के प्रैक्टिस कर लो। यार इतना भी अगर आलस नहीं, मतलब इतने पर भी अगर आलस आ रहा है, या इसके लिए भी अगर आप अपना मन चुरा रहे हो इस काम से, तो फिर रियलिटी में आप समाज सेवा करने के लिए नहीं आए हो। फिर आपके अंदर इस क्लास को, मैं अगर, देखिए बेशक बुरा लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मुझे, इस क्लास को अटेंड करने के पीछे आपका मंतव्य कैसे भी ग्रांट मिल जाए, उसका रास्ता पता लग जाए, कैसे भी हमें कहीं से भी, चलो एआई से लिखवा लेंगे प्रपोजल, ये तो सीख लिया, ठीक है, अब 50 जगह अप्लाई कर देंगे, नहीं सर, इस मेंटेलिटी के साथ अगर घूमोगे तो ग्रांट नहीं मिलेंगे। और मिल भी गई, मैं बता रहा हूं, गलती से एक आधी मिल भी गई तो ऐसे ब्लैकलिस्ट होगे कि आगे फिर जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा।
ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। मैंने ऐसे बहुत से संस्थान देखे हैं जिन्हें गलती से प्रपोजल मिल जाता है, फिर वो उसको सही से टैकल कर नहीं पाते हैं, उसको सही से जो है इंप्लीमेंटेशन में लेकर नहीं आ पाते हैं, और फंडिंग एजेंसी फिर लास्ट में उसको ब्लैकलिस्ट कर देती है। वो जिंदगी भर फिर कुछ नहीं कर पाता। पहले इस लायक बनो, इस काबिल बनो, इस काबिल बनो पहले। ग्रांट लिखना आसान है सर, ग्रांट मिलना भी आसान है, पहले ग्रांट के काबिल तो बनो। मैं गारंटी लेता हूं, अगर मैं यहां पर अभी, मेरे साथ जितने मेंबर बैठे हैं ना, गारंटी ले रहा हूं, मेरे साथ यहां जितने भी मेंबर बैठे हैं, ठीक है, मैं अगर अभी अचानक से किसी भी एक साथी को अनम्यूट कर दूं और उससे पूछूं कि आपके पास कितने लोगों की टीम है, एक एक बंदे का नाम बता दो, सर 5 से ऊपर अगर कोई नाम गिना दे, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। हमारे पास टीम नहीं है, और हम प्रोजेक्ट लेने के लिए घूम रहे हैं। ले देकर हम एकल जो है कार्यकर्ता हैं पूरी संस्था के। प्रपोजल मैनेजर भी हम हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हम हैं, जो है हम ही प्रेसिडेंट हैं, हम ही ट्रेजरर हैं, सब कुछ तो हम हैं सर। हमसे प्रोजेक्ट नहीं चलता, प्रोजेक्ट के लिए टीम होती है। मैंने जिस दिन ये मास्टर क्लास दी थी, उस दिन भी ये बात बड़े बारीकी से समझाई थी, बड़ी बारीकी से समझाई थी ये बात, बहुत बारीकी से, कि भैया जब भी आप प्रपोजल लिखते हो तो हर जगह खुद का नाम मत डालो, खुद का ही नंबर मत डालो। मैंने कहा था कि 1700 एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, उसमें से 170 भी जमा होने लायक नहीं थी, 170 भी, यानी कि 1% भी। तो सोचो हम कितनी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं। हमारे पास टीम के नाम का कुछ है नहीं, ले देकर दो मेंबर हैं, 4 मेंबर है, वो भी समय से आते नहीं है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे आप कोई भी, आप कोई एक भी वो दिखा दो, मिनट्स लिखा हुआ दिखा दो कि हाँ उसमें आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन है मिनट्स के, मेंटेन होते हैं, पर ऑडिट के टाइम पे, क्योंकि वहां दिखाना है, वहां जमा करवाना है। लेकिन रियल में मिनट्स नहीं होती हैं, रियल में मीटिंग नहीं हो रही है, बोर्ड मीटिंग्स, सब कागजों में खेल चल रहा है। तो कागजों के खेल से बाहर आना पड़ेगा प्लीज, ये मेरा आपसे निवेदन है, सबसे निवेदन है ये। और मैं नहीं कह रहा कि ज्यादा बड़े काम में पैर डालो, बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ज्यादा बड़े काम में पैर डालो। मैं कह रहा हूं सर छोटे छोटे कामों से शुरुआत करो। अरे ये छोटे छोटे काम बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट देते हैं सर, पता है आपको, बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट देते हैं। अभी हमारे यहां लोकल के एक संस्थान है जो गोरैया बचाओ अभियान पे काम कर रहे हैं। देखिए बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं आपको मैं। वो क्या कर रहे थे अभी तक, लकड़ी की जो प्लाई आती है, प्लाई को काट कर और गोरैया के लिए घर बना रहे थे, और उसको खुद पेड़ों पर लटका कर आ रहे थे। समझिएगा, सोशल मीडिया पर डाला, 2 4 10 लोग जुड़े, और उन्होंने छोटा मोटा डोनेशन भी मिलना शुरू हुआ। तो वो जो काम था, जिसको वो कभी कभी हफ्ते में एक बार बनाया करते थे बैठकर एक दिन, और फिर उसको जगह जगह आइडेंटिफाई करके उसको लगा के आया करते थे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गोरैया के लिए घर लगा दिया पर्याप्त हो गया भाई, वहां आपने उसके लिए पानी की व्यवस्था रखी है, सकोरा रखा है, कुछ भी रखा है, तो वहां पर पानी भी डाल के आओगे, दाना भी डाल के आओगे। चिड़िया को सिर्फ घर देने से काम थोड़ी चलेगा। तो जब उन्होंने शुरुआत की थी अक्टूबर 2023 में, उस समय पूरे दिन, एक दिन बैठकर वो 10 15 20 घर बना लेते थे, पूरा हफ्ता उनका उससे निकल जाता था। फिर संडे की छुट्टी होती थी, फिर बैठा बना के बैठने लग जाते थे, बनाने लग जाते थे, और फिर पूरे हफ्ते लटकाते रहते थे, और वही एक्टिविटीज जो है वो दिन भर सोशल मीडिया पर उनकी घूमती रहती थी। आज यहां घर लगाया, और कुछ नहीं तो पाना दाना पानी डालने गए, तो वहां अगर गलती से चिड़िया घुस रही है तो एक वो कैप्चर मोमेंट कर लिया, वो डाल दिया, देखो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें आज बसेरा हो गया एक चिड़िया का। लोगों की चीजें जो है यहाँ टच होने लग गई, लोगों ने डोनेशन देना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में, खैर आज की डेट की बात बाद में करूंगा, हुआ क्या अचानक से, वो इसी मुहिम को चला रहे थे लगातार, एक सज्जन उन्हें टकराए, वो किसी सेक्टर वाले एरिया में पेड़ों पर ये बांध रहे थे, सकोरे टाइप के अपने बांध रहे थे पानी के। तो मतलब पहले गोरैया का वो बनाना शुरू किया था, अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे तो सकोरा भी बनाने लगे। तो भाई सकोरे टांगने लगे पानी के लिए, गर्मियों का समय। तो एक बूढ़े दादाजी उनको मिले, उन्होंने इस किस्सा मुझे आके पर्सनली ऑफिस में आके बताया था कि सर उस व्यक्ति ने ना वहां से हमें बुलाया अपने घर पे,
बोला बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कितने में पड़ता है सकोरा, कितने में पड़ता है चिड़िया का गोरैया घर, फलाने का। पहले इसमें सर 50,000 का डोनेशन दिया, हैंड टू हैंड 50,000 का डोनेशन दिया। बोले सर बड़ी खुशी हुई, मैंने और सारे घर बनाए गोरैया के। और उस समय तो हम सकोरा सकोरा लेकर गए थे उस एरिया में, फिर हम गोरैया जो है घर भी लेकर गए उस एरिया में, फिर हमने गोरैया घर लगाए। वो दादाजी ने हमें बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमने पूरे एरिया में ही जो है गोरैया के लिए घर लगा दिए। उन्होंने फिर बुला लिया 2 हफ्ते के बाद, मिल गए होंगे फिर रास्ते में कहीं, फिर बुला लिया बेटा आ जाओ घर पे। आते इस बार 5 लाख का चेक पकड़ा दिया, बेटा अच्छा काम कर रहे हो, जाओ। समझिए, फंडिंग बहुत छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, हमें और आपको, मेरे ग्रुप के अंदर, महासंघ के अंदर तमाम संस्थाएं हैं जो कहती है सर फंडिंग की दिक्कत है, फंडिंग की दिक्कत है, फंडिंग की दिक्कत है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, जब कोई साथी संस्थान मुझे कहता है ना कि मुझे फंडिंग की दिक्कत है, मैं भले ही ऊपरी मन से इस नश्वर शरीर के इस मुंह से बेशक आपके साथ सहानुभूति जता दूं, अरे यार बिल्कुल ठीक है यार, हाँ दिक्कत तो हो रही होगी यार, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरी अंतरात्मा उस समय क्या कह रही होती है, जमीन पे काम करा होता तो फंड की कमी ना होती। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, अपने मन की रियलिटी कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूं आपको आज। मैं जब भी किसी संस्थान से बात करता हूं और वो कहती है जी फंड की कमी है, मैं मुंह से कुछ भी कह लूं, मैंने आप सब लोगों को भी सांत्वना दी होगी, आप सब लोगों को आइडियाज बताए होंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन उस समय मेरे अंदर से जो मेरी अंतरात्मा कह रही होती है ना, वो कह रही होती है जमीन पर काम कर रहा होता तो फंड की कमी ना होती। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज होती है, क्योंकि सर मैं अपनी संस्था चला रहा हूं, मैं अपनी संस्था चला रहा हूं, मैं काम करता हूं, मेरी संस्था के अंदर फंड की कमी नहीं। मैंने जिस समय शुरुआत की थी, आप यकीन करेंगे, मेरा पहला पोस्टर, कभी आप माधव जनकल्याण फाउंडेशन के पेज पर जाना, अब तो हम खैर उस पर कुछ एक्टिविटी डालते ही नहीं, जब स्टार्टिंग करी थी उस समय डाला था उस पेज पर, तो वहां पर मेरी शुरुआत हुई थी भाई 172 से ज्यादा हमारे पास फर्स्ट टाइम इन इंडिया चैरिटी विद इनकम, मैंने क्लियर ये स्लोगन दिया था वहां पर। और उसके बाद मुझे लोगों की गालियां भी मिली थी, तुमने संस्था को एमएलएम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि मेरी संस्था में भाई ये 365 देकर संस्था का मेंबर बनना था, 4 लोगों तक संस्थाओं की, हमारी संस्था की जो अच्छाइयां हैं वो बतानी थी, लोगों से अपील करनी थी कि वो भी संस्था जुड़े, तो लोगों को लग रहा था कि एमएलएम टाइप है, लोगों को जोड़ने जोड़ाने वाला काम है। लोगों ने मुझे गालियां भी दी हैं, खुलकर दी हैं सर, बिल्कुल चैट बॉक्स में नीचे देख लेना, वहां जब मेरी पोस्ट पड़ी होगी वहां नीचे लिखा होगा। पर पता है सर, आज वही लोग आज वही लोग जो उस समय कहते थे कि संस्था को एमएलएम बना दिया है और संस्था से पैसे कमाने का जरिया बना लिया है, लोगों को पैसा कमाना सिखा रहे हैं, समाज सेवा को पैसा कमाने का वो प्लेटफॉर्म बना दिया है, आज वही लोग आज वही लोग अगर वो इंडिविजुअल हैं अगर वो इंडिविजुअल हैं तो मेरी संस्था में जब 5,000 रुपए की पर्ची कटवा लेते हैं ना, तब मेरे साथ मिलने का मौका मिलता है, उसमें भी एक चाय मेरे साथ बैठेंगे, लेंगे, और जो चंद बातें करनी, एक फोटो खींचनी है उनको मेरे साथ, और चले जाएंगे कि हाँ संस्था के डायरेक्टर सर से मिल लिए। अगर वो संस्था वाले हैं, संस्था संचालक हैं, जिन्हें वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी जो मेरे साथ नहीं कोऑर्डिनेट हुए, देखिए हमने संस्थाओं को भी मौका दिया था कि भाई आओ आप भी इस चीज पे वर्क करो, और रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, नहीं आई थी संस्थाओं को, कुछ साथी नहीं कर पाए थे। आज वही संस्थाएं, वही साथी राय लेने के लिए जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो 2100 का चार्ज पे करके आते हैं। ये फर्क है सर। आज लोग कहते हैं कि सर हमें आपके यहाँ मेंबर बनना, हम मना कर देते हैं, नहीं है सर, जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। उस समय जब 365 का डोनेशन देकर एक साथी हमारे यहाँ, चाहे उसको जिला अध्यक्ष बनना होता था तो हम नाम दे दिया करते, भाई तू फलाने जिले का अध्यक्ष बन गया, छुट्टी। आज मैं आपको रियलिटी दिखाऊं, देखिए, ऐसा नहीं है कि वो तो ठीक है बातों बातों में ये चीजें निकल कर आ गई, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई प्रिपरेशन कर रखी है, मैं आपको एक रियलिटी भी दिखाऊंगा। मैं आपको एक रियलिटी दिखाता हूं, ये मेरी संस्था का
फोल्डर है। इस फोल्डर पर ये एक फाइल है, एप्लीकेशन 1 2 3 4, ये 4 पेज की हमारी एप्लीकेशन है संस्था में जुड़ने की। मैं इस वाले पेज को आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले इसको दिखाऊं उससे पहले मैं चाह रहा हूं एक बार इसकी ना प्रॉपर्टीज भी आपको दिखा दूं। अ, अब इसमें प्रॉपर्टीज कहां पर आएंगी भाई? यस, हाँ जी, प्रॉपर्टीज में साफ दिख रहा है ना कि ये थर्सडे 17 जनवरी 2019 को 9:52 मिनट 48 सेकंड पर सुबह AM ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया था। हाँ जी, विजिबल है सबको? मैं डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ बात करता हूं सर। इस डॉक्यूमेंट को आज क्रिएट नहीं किया गया है। दिख रहा है सभी को? विजिबल है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स जल्दी से। क्लियर दिख रहा है ना सर? और इस डॉक्यूमेंट में अगर मॉडिफिकेशन की बात करूं तो बुधवार 2 सितंबर 2020 में 2:47 मिनट और 55 सेकंड पे इस पे मॉडिफिकेशन किया गया था। और आज 8:57 मिनट पर जून 3 2026, अभी से जस्ट 57 मिनट 7 सेकंड, अभी से जस्ट 1 मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले ही इसको अभी आपके सामने खोला गया है, मतलब इसको चेक करने की कोशिश की गई है। राइट, आज वही माधव जन कल्याण फाउंडेशन, ये देखिए, ये साल भर का अंतर बता रहा हूं, आज के नहीं कह रहा हूं, 2020 में ही, 19 में हमने शुरुआत की थी और 20 में संस्था का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार पहुंच गया था कि अब अगर किसी व्यक्ति को संस्था में, 2020 की बता रहा हूं सर, मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूं, आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा ना आज की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 2020 में हमने इसको मॉडिफाई किया था और उस समय ये क्लियर कर दिया गया था कि अब अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनना है आपको तो 1 लाख का डोनेशन देना पड़ेगा, जिला अध्यक्ष बनना है तो 10,000 एक का डोनेशन है, तहसील प्रभारी बनना है तो 5,000 एक का डोनेशन है। मेंबर वाला दिख रहा है आपको 365। आज वही लोग 2,150 रुपए देते हैं, उसके बाद 365 रुपए देकर हमारी संस्था में मेंबर बनते हैं, क्योंकि पहले एनजीओ परिवार के सदस्य बनो तब एक डोनर मेंबर बनो। समझे सर? ये डिपेंड करता है, और ये जर्नी सर एक दिन की नहीं है, ये जर्नी समय लगा है सर इसमें। 2019 से मेहनत की है, लोगों की गालियां भी सुनी हैं, लोग अच्छे बुरे कमेंट भी लिखते थे, कोई बात नहीं, अपने मार्ग से नहीं भटका, लगातार प्रैक्टिस करता रहा, उस प्रैक्टिस ने आज इतना परफेक्ट बना दिया है। जितने आपको ये शील्ड और अवार्ड दिख रहे हैं ना सर, इस मेहनत का परिणाम, और इससे 10 गुना मेरे पास ऑफिस के जो 2 3 और जगह हैं वहां रखे हुए हैं, जितने यहां दिख रहे हैं आपको, इससे ज्यादा ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, और उससे ज्यादा पेटियों के अंदर पड़े हुए हैं, जो ऑफिस के अंदर हमारी पेटियां बनी हैं उसके अंदर पड़े हुए हैं। शिद्दत और लगन, हम, मुझे समझ में नहीं आता, काफी सारी संस्थाएं सिर्फ होमवर्क पूरा करने के लिए 10 मिनट पहले, जैसे ही हम क्लास शुरू करने वाले होते हैं ना, उसी समय रिजल्ट आता है, रिजल्ट उसी समय आता है होमवर्क का। हम सिर्फ इसलिए अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं कि यार सर क्लास शुरू करने वाले, मैं होमवर्क भेज दूं, मेरी प्रेजेंस लग जाए कि यार मैंने होमवर्क कर लिया। नहीं सर, ऐसे होमवर्क की जरूरत नहीं है। जब आपके पास टाइम हो, आप फ्री बैठे हो एकांत में, जब आपको लगे कि मुझे अपनी संस्था के लिए कुछ करना है, डे 1 से लेकर और आज दिनांक तक की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज दिनांक तक की रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोबारा एक एक वीडियो को देख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्या बताया गया है समझ लेना, और प्रैक्टिस जरूर करना।